आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है चुनाव में? अगर एक भी आदमी मानता है ऐसा तो हाथ उठाइए। आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है कि इससे बड़ा आपके लिए आईना नहीं हो सकता। ये मुद्दा जब हम लोग आपको बताते हैं कि लोगों से हम लोग मिलते हैं फील्ड में, आशुतोष जी के लिए भी है लेकिन आपके लिए भी है। हम लोग जब लोगों से मिलते हैं वो कहते हैं कि हम वोट करने जाते हैं, वहां पर वोट डालते हैं, हमारी 10 चीजों की चेकिंग होती है और ये लोग हम ही पर शक करते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है जब हारते हैं तो। देखिए, मुझे लगता है लोगों के ऊपर किसी ने शक नहीं किया, शक उस तंत्र के ऊपर किया गया। पर इनके मन में शक नहीं है। सुनिए ना, अरे मैम सुनिए ना प्लीज। चंडीगढ़ में आपने एक लाइव एग्जांपल देखा था ना, कहां था वो, कौन था व्यक्ति? आप इलेक्शन कमीशन को इतना धूल का धुआं मान रहे हैं क्या? वो सारे के सारे लोग आज जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं उनका इतिहास देखिए कहां से। ठीक है तिवारी जी, आप ये सवाल का जवाब आपने सेकंड राउंड अभी दिया नहीं मैंने ना तिवारी जी प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कहता हूं कि अगर यहीं पर मैंडेट होना है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बंद कर देने चाहिए। 50 से ज्यादा केस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चल रहे हैं, आज तक पे लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, सारे केस बंद। जनता यहाँ बैठी है, हम लोग सिर्फ ले रहे हैं, ऐसा कुछ वोटिंग और मैंडेट और वर्डिक्ट नहीं निकल रहा है। सबका सम्मान कीजिए, इंसान है, सभाएं हैं, आपका डिबेट सुन रहे हैं, सबको रूल आउट कर देते हैं। मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पैमाना नहीं हो सकता। तिवारी जी, एक साथ अगर चुनाव हो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ, एक साथ तो चुनाव होते थे। तो मूल सवाल यह है कि ये चुनाव एक साथ क्यों बंद हुए, ये चैन क्यों टूटी, ये जो कड़ी टूटी फिर नहीं टूटेगी, इसकी क्या गारंटी है, ये मूल सवाल है। और वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी बहुत जोर दे रही है, तो वन नेशन वन इनकम की बात क्यों नहीं होती, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं होती? वन नेशन वन इलेक्शन आप कराएंगे तो फिर ये चैन नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? ये कैसे आप जनता को संतुष्ट करेंगे? सब लोग चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। आप साहब एक चुनाव, एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते हैं। बिहार में कितने फेज में चुनाव होते हैं? और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में धरातल पर जो सवाल है जनता के जेहन में, वो जनता जानना चाहती है कि इस पर बीजेपी ये बताए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों रुका देश में। अगर आज झारखंड में चुनाव हो गए, महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, हरियाणा में चुनाव हो गए, आप जहां से इसकी शुरुआत करेंगे, अगर किसी विधानसभा में किसी राज्य में बहुमत नहीं, सरकार को कोई सरकार बनती है, बहुमत किसी को नहीं आता है, वहां सरकारें गिर जाती है, तो फिर क्या होगा ये बताएं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ बीजेपी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की और वो कह रहे हैं आप क्षेत्रीय दलों को अधिकार है, वो भी वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने बार बार एक पूछा कि ये क्रम क्यों टूटा। इन 1967 के बाद ये क्रम टूटा। इस देश में कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। उसका पीएम से मैं बताता हूँ, इसलिए अलग कहीं पे सरकार पहले गिरी। आप सुनिए परमिशन, फिर नहीं टूटा। आइए मैं आ रहा हूँ। जो धारा 356 लगा के सरकारें गिराई इंदिरा गांधी जी ने, आप क्या और चुनी हुई सरकारों को बर्बाद किया, सरकार को उसके कारण से मध्य प्रदेश में आपने क्या किया था? इस देश में, महाराष्ट्र में यह धारा 356 लगा के सरकारें गिराना 100 से 100 बार लगभग दिल्ली चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने गिराया। तो उसका परिणाम तो इस देश की जनता ही भोग रही है ना। ये जवाब यही है। अब इनको ने पूछा आगे के लिए कि आगे क्या, आगे इसी पर तो हम मसौदे पर चर्चा कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं, बताइए ना कि जेपीसी में नहीं टूटेगा, इसका क्या गारंटी? इसके अलावा एक मिनट सर, अभी मेरे आलोक जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या कमेटी बनाई, अकेले आए, बिना पूछे ले आए। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, जो कमेटी बनी उसमें कांग्रेस के भी सदस्य अधीर रंजन चौधरी जी थे उस कमेटी में भी, जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में बनी। मैंने कही है तो मैं नाम भी सुना दे सकता हूं सबका। उसमें रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी थी। माननीय श्री अमित शाह जी, श्री गुलाम नबी आजाद, श्री अधीर रंजन चौधरी, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर श्री संजय कोठारी। अब इनके आरोप के अनुसार तो सब भाजपा ही है,
अब इससे बड़ा दिवालियापन और क्या हो सकता है कांग्रेसियों का, ये सोचा जा सकता है। बताइए ना कौन। अब मैं इसके आगे बताता हूँ, कौन है? अब मैं इसके आगे बताता हूँ। तो कौन है बताइए। 191 दिनों तक इस पर रिसर्च हुआ, 18,626 पेज की रिपोर्ट बनी, 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के सामने साझा किए। दीजिए रिसर्च में क्या आया, इसमें से कम हो जाएगा। 47 राजनीतिक दलों कहानी सुनने के लिए 32 राजनीतिक दलों ने सहमति व्यक्त की। ये हम 32 राजनीतिक दलों ने सहमति व्यक्त की है इसमें, 47 में। अब मैं बताता हूँ किसको डर है, किसको डर है, मैं आपको बताता हूँ कैसे डर है इन लोगों को। और जो बात इन्होंने अभी मेरे मित्र आशुतोष जी ने कही, उसका भी जवाब सदन के अंदर कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने बड़ी स्पष्टता से दिया है कि हम कैसे किस धारा पर संशोधन करके इसको ला सकते हैं। आप चाहें तो मैं वो भी पढ़ दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में लेकिन मैं उसके आगे एक बात कहना चाहता हूँ, इनको डर क्या है? इनको डर ये है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये बगैर संगठन की पार्टियां हैं, इसीलिए इनको डर है कि ये 5 साल हमारा क्या होगा। जब एक बार चुनाव हो गया तो 5 साल में इनकी डलें साफ हो जानी है, क्योंकि इनको कोई रचनात्मक और सामाजिक काम तो करना नहीं है, इनको चुनाव लड़ना है। आलोक शर्मा जी, आप इसका भी जवाब दीजिए और साथ ही आप पैसा लूटना है, भ्रष्टाचार करना है, यही काम के लिए ये लोग चाहते हैं। सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, और देश इसी में उलझा रहे। लेकिन इनको विकास करना है, चुप रहेंगे, समस्याओं का समाधान करना है, आचार संहिता से बाहर निकल जवाब नहीं दे पाए और उसके साथ रचनात्मक काम भी करना है। जवाब दे ही नहीं पाए तो ये कहानी सुन के क्या करें? भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो चुनाव के बाद भी सेवा का काम करती है और समाज की सेवा का काम, वृक्षारोपण हो, आज सफाई अभियान हो, आज तमाम सेवा संगठन हो, ये सारे कार्यक्रम हम राजनीतिक दल होकर चलाते हैं। ठीक है शर्मा जी, अब नेक्स्ट राउंड आलोक शर्मा जी, आप माइक उठाइए और जल्दी से देखिए, आपने जो इनका सवाल का जवाब देना है वो दीजिएगा, लेकिन आपने कहा था कि क्या इन्होंने एडिशन किया है, क्या रिसर्च में पाया है। तो कोविंद कमेटी की रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। इनका ये कहना है, कोविंद कमेटी की फाइंडिंग्स है कि इंडियाज नेशनल रियल जीडीपी ग्रोथ विथ साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड बी 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स हायर इन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। यानी अगर एक साथ ये समानांतर चुनाव किए जाते हैं तो भारत का जीडीपी अगले साल ही 1.5% बढ़ सकता है। ये उस कमेटी की फाइंडिंग है, वो उन्होंने कैलकुलेट किया। अभी वर्तमान में तो जीडीपी गिर रहा है, वो चिंता का विषय है, रुपया भी गिर रहा है, वो भी चिंता का विषय है। लेकिन अगर 1.5% कैलकुलेशन समझते हैं आप, 1.5% मतलब पूरी ताकत लगने के बाद होता है। उसका क्या आधार है कि नीति आयोग ने ऐसा बोल दिया है? नीति आयोग में कौन है? ज्यादातर बीजेपी समर्थित जो अधिकारी बैठे हैं वो बैठे हैं। मैं फिर कहूंगा नीति आयोग, एक मिनट भाई रुकिए ना भाई, जरा एक मिनट रुकिए ना जरा। देखिए सारी संवैधानिक, अरे भाई सारी, अंजना जी गलत बात है तो देखिए मैं बीच में नहीं बोला, फिर क्या फायदा होगा? अच्छा बीच में नहीं। सारी की सारी संस्थाओं को काबू में करके, मुट्ठी में करके बैठाए हुए हैं और ये पूरा देश देख रहा है। नीति आयोग क्या है भाई? नीति आयोग सरकार के अधीन पूरी तरह से काम करता है। नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है, सबको पता है। मैं समझता हूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स रख दिए हैं। अंजना जी ने उनको पढ़ दिया है, भ्रामक है वो भी। कोई इकोनॉमिस्ट बता दे मुझे कि जिस इकोनॉमिस्ट ने ये कहा हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने के बाद 1.5% हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होता हो तो मैं तो कहता हूं फिर 11 साल वेट क्यों किया था? अब बात आती है दूसरे, एक और विषय इन्होंने लिया। बार बार हम पूछ रहे हैं कि ईडी सीबीआई के डर से महाराष्ट्र की सरकारें गिराई आपने, वो जो नेचुरली करप्ट पार्टी थी वो आपने अपने यहाँ शामिल कर ली। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि विधायकों को आप लेकर कहां चले गए? कर्नाटक में, और वहां से सरकार गिराई आपने। अगर ये सरकारें ऐसे ही गिरेंगी तो क्या फिर दोबारा चुनाव होगा? आशुतोष जी जल्दी से। देखिए, सरकार गिराने की जहां तक बात है, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो पहली बार इतिहास में 9 सरकारें एक साथ गिराई गई। कांग्रेस की सरकार नहीं। तो 1980 में जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने भी 9 सरकारें गिरा दी। जहां तक ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जब राष्ट्रीय चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ आते हैं तो डेटा ये कहता है कि इसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय पार्टियों को होता है। मोर देन 70% ऐसे वक्त में चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हुए, मतलब फायदे हुए। ये जो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ है।
क्षेत्रीय अस्मिताओं के खिलाफ है और रीजनल पार्टीज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश है। जिस दिन इस देश के अंदर रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी उस दिन मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, इसके मुझे बोलने दीजिए। जिस दिन रीजनल पार्टीज इस देश के अंदर खत्म हो जाएंगी उस दिन आप समझ सकते हैं इस देश के अंदर क्या होगा। इतनी विभिन्नता, इतनी विविधता इस देश के अंदर है, उन सबों को साथ लेकर चलना ही वो है महत्वपूर्ण सवाल। मैं फिर इस पे आता हूं। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं कि चुनाव एक साथ होते हैं, एक साथ नहीं होते। अगर चुनाव आयोग इतना ही सक्षम होता तो हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के चुनाव क्यों नहीं कराए उसने? क्या हालत थी? किसने रोक रखा था? और 5 चुनाव हो रहे थे ना, 5 चुनाव को नवंबर के महीने में कर सारे संस्थाएं बीजेपी के हाथ में, फिर आप लोग बिहार में कैसे सबसे बड़ी पार्टी 2020 में बन गए थे? नहीं, देखिए वो अलग विषय है। विषय अलग हम कैसे तो है? अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। हमने पूछा बीजेपी के हमारे भाई से, ये जवाब ही नहीं दे पाए। एक फेज में जब एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, कितने फेज में बिहार में चुनाव होते हैं आप बताइए। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या कराएंगे? मैम मेरा सवाल तिवारी जी से है। इन्होंने बोला कि यहाँ पे बात हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इन्होंने बोला कि क्यों 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं होना चाहिए? कैसे होगा आप ही बताइए इसको। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं, सरकार इस पर बात करे। 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, मनमानी करेंगे? मेरा एक सीधा और सरल सवाल पक्ष से है। चलिए एक वक्त के लिए मान लिया 1 नेशन 1 इलेक्शन हमने करवा दिया, लेकिन इस परिस्थिति में आपको हमेशा के लिए 5 साल का जो टर्म है वो फिक्स करना होगा। तो आप पहले लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे या स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे? सीधा इसका उत्तर मुझे। मेरा सवाल ईवीएम पर है। तो इंडिया गठबंधन के लोग जो पूछते हैं कि ईवीएम बीजेपी ने हैक करके रख लिया, तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव वो जीतते हैं उस टाइम ईवीएम कैसे हैक नहीं हुआ? और मेरा सवाल ये भी है, जब आप ईवीएम पे सवाल जब उठाते, जब बीजेपी जीतता है तभी आप ईवीएम पे सवाल क्यों उठाते हैं? जब इंडिया गठबंधन जीतता है तब ईवीएम पे सवाल। आलोक जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। सीधा सीधा उत्तर है कि सेलेक्टिव मैनिपुलेशन है। अगर सेलेक्टिव मैनिपुलेशन नहीं होगा तो आप सवाल कैसे पूछेंगे? लेकिन ये चोरों की पद्धति इन्होंने सीखी है से भाई, इसीलिए चोर की तरह मानसिकता भी है। सवाल मेरे से है ना, वही मानसिकता है। सोच कभी भी अच्छी पॉजिटिव नहीं है इनके, मानसिकता नेगेटिव पे चलते हैं भाई। मानसिकता आप जीवीएल की चेक कराइए और अडवाणी जी की चेक कराइए, वापस आना। जवाब दूंगा। अरे सुनिए ना भाई जरा, मेरा उत्तर दे दें। एक मिनट मैं पूरा उत्तर तो दे दूं। जल्दी। 2018 में हम 3 राज्यों में चुनाव जीते, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। शाम को हमने कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं। कारण क्या है उसका कि ईवीएम को ऑपरेट करने वाली जो संस्था इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से बाइस्ड काम कर रही। अखिलेश यादव जी ने कहा ऑन द हाउस ऑफ द फ्लोर लोकसभा कि अगर 80 की 80 सीटें भी जीतूंगा उसके बावजूद मैं कहूंगा कि चुनाव बैलेट से होने चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को बचाने में केवल और केवल भाजपा क्यों आती है? अगर हिम्मत है तो बैलेट से जल्दी से जवाब दी, जल्दी से जवाब दी, ठीक है। जहां तक भरोसे का प्रश्न है तो इनका भरोसा तो अपने नेता राहुल गांधी पे भी नहीं है, गांधी खानदान पे भी नहीं है। ये G20 कैसे नहीं है? आप कैसे करें? कैसे नहीं है भाई? ये कांग्रेस के नेताओं ने बनाया था ना। अरे भाई कौन कहता है? 22-25 जो इनके कांग्रेस के नेता थे वही विरोध कर रहे थे ना गांधी खानदान का। अरे भाई मुद्दे पर आइए ना, अपने परिवार मुद्दे पर आइए। जब मुद्दा छोड़ना होता है तो गांधी फैमिली पे पहुंच जाते हैं। ईवीएम वाले सवाल कुछ और है ही नहीं। एक बात केवल क्लियर करना चाहता हूँ। इन्होंने एक जो चंडीगढ़ में आप लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशन का आदमी सुप्रीम कोर्ट की बात करना चाहता हूँ। इनको सुनना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए। टाइम खत्म हो रहा है। 26 मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 से पहले 30 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सारी पार्टियां गई थी विपक्ष की, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? इनको मुंह की खा के आने पड़ी वहां से। ईवीएम पर गए थे। लोकसभा चुनाव के नतीजे जो है सबसे बड़ी मुहर नहीं है आशुतोष जी। 26 अगर इनके हल ऐसे होता तो फिर 24 नवंबर को टाइम खत्म रहा आशुतोष। फिर गए सुप्रीम कोर्ट। ईवीएम पर सवाल उठाना बंद नहीं करना चाहिए। पड़ी एक लाइन में जवाब देना। भरोसा नहीं है मिस्टर शर्मा, झूठ मिस्टर के शर्मा। अगर कुछ छुपाने की बात नहीं थी तो 93(2)A में क्यों बदलाव किया गया? महत्वपूर्ण सवाल ये। चलिए ठीक है, इस पर एक दिन अलग से बहस करेंगे। तालियों के साथ रोकना पड़ रहा है बीच में।